हेलो गाइस, लास्ट टाइम पर हमने पढ़ा था प्लांट्स के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। आज हम प्लांट्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो होता है द पिस्टिल, पिस्टिल या कार्पल। पिस्टिल या कार्पल जो होते हैं जो प्लांट में एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब एक फ्लावर में एक कार्पल भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर प्लांट के फ्लावर में केवल एक ही कार्पल है तो वो कहलाएगा मोनो कार्पलरी फ्लावर। और अगर एक से ज़्यादा फ्लावर प्रेजेंट हैं तो हम इसको बोलते हैं पॉली कार्पलरी फ्लावर्स। और अगर एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट हैं और वो कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड है, इसको हम बोलेंगे सिनकार्पस कंडीशन। सिनकार्पस मतलब पॉली कार्पलरी तो है लेकिन सारी कार्पल्स आपस में जुड़ी हुई है, तो दिस कंडीशन इज सिनकार्पस। और अगर सारी कार्पल्स अलग अलग हैं तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे एपोकार्पस कंडीशन। तो दो कंडीशंस आती हैं, सिनकार्पस और एपोकार्पस। ये तब के लिए हैं जब कार्पेल का नंबर एक से ज़्यादा है, और एक से ज़्यादा है अगर जुड़ी हुई है तो सिनकार्पस, और अगर अलग अलग है सेपरेटेड है तो एपोकार्पस कहते हैं। अगर हम एक कार्पेल या पिस्टिल के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर का थोड़ा सा ब्रॉडर पार्ट होता है जो पॉलिन ग्रेन को रिसीव करता है। मतलब पॉलिन ग्रेन यहीं पर आके चिपकते हैं क्योंकि ये स्टिकी होते हैं, रफ होते हैं और स्टिकी होते हैं, तो पॉलिन ग्रेन से यहाँ पर आकर चिपकता है, मतलब ये पॉलिन ग्रेन को रिसीव करते हैं। दिस पार्ट इज स्टिग्मा। स्टिग्मा उसके नीचे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टाइल। और सबसे नीचे सॉइलिंग पोर्शन होता है, सॉइलिंग पोर्शन को हम बोलते हैं ओवरी। तो पिस्टिल को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर प्लेसेंटा जो एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कहलाता है प्लेसेंटा। तो ओवरी के अंदर प्लेसेंटा से अटैच्ड एक ओव्यूल होता है। ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है विद द हेल्प ऑफ ए फ्यूनिकल। ये जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है, इस स्टाक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल से अटैच होता है ओव्यूल, और इसी ओव्यूल को हम बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम, क्योंकि मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन इसी के अंदर होना है, तो इसको हम बोलेंगे मेगा स्पोरेंजियम। ओव्यूल को हम बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। अगर हम मेगा स्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को देखें तो ये क्या है, स्टाक या फ्यूनिकल, स्टाक या फ्यूनिकल, और इसके ऊपर का ये पोर्शन कहलाएगा ओव्यूल। और ओव्यूल के चारों ओर दो इंटेगुमेंट्स होती हैं। ये बाहर वाली कहलाएगी आउटर इंटेगुमेंट्स और अंदर वाली कहलाएगी इनर इंटेगुमेंट्स। दो कवरिंग होती हैं और ये कवरिंग ऊपर की ओर एक जगह पर थोड़ी सी खुली होती है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल तो एक एंड जहाँ पर इंटेगुमेंट्स इनकम्प्लीट होती हैं, उस जगह पर जो छोटा सा पोर है उस पोर को हम बोलेंगे माइक्रोपाइल, और इस एंड को बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड। जबकि जो अपोजिट एंड है जो स्टाक से जुड़ा हुआ है, इस स्टाक के पोर्शन को, जहाँ पर स्टाक अटैच है, इस पोर्शन को हम बोलेंगे चलाजा। और इस एंड को हम बोलेंगे चलाजल एंड। माइक्रोपाइलर एंड और चलाजल एंड, चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड ये दोनों अपोजिट। और माइक्रोपाइलर एंड की तरह एक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल। और बचा हुआ जो ये पोर्शन है जिसमें
ढेर सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या करता है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। एम्ब्रियो सेल को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराएगा, न्यूक्लियस। तो एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर को हम फिर से देखें। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में स्टॉक होता है या फ्यूनिकल होता है। इस फ्यूनिकल से दो कवरिंग रहती हैं, आउटर इंटरमेंट और इनर इंटरमेंट, जो कवर किए रहते हैं पूरे स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट माइक्रोपाइल। और इन इंटरमेंट्स के अंदर का जो पोर्शन है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होगा एम्ब्रियो सेल। और अपोजिट माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट जो एंड होता है उस एंड को हम बोलते हैं चलाजल एंड। अगर हम एम्ब्रियो सेल के डेवलपमेंट को देखें, ये एम्ब्रियो सेल कैसे डेवलप करता है, तो ये एक ओव्यूल है। इस ओव्यूल में ऊपर के ऊपर माइक्रोपाइल जहाँ पर होगा उसके पास में एक सेल होती है जो डिफ्रेंशिएट हो जाती है इनटू मेगास्पोर मदर सेल। आपने पॉलिन ग्रेन जब बन रहे थे तो वहाँ पर पढ़ा था माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। यहाँ पर उसको हम बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल। एक ही सेल डिफ्रेंशिएटेड होती है इनटू मेगास्पोर मदर सेल। ये न्यूक्लियस की सेल्स हैं, इनमें से एक सेल मेगास्पोर मदर सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। और ये मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस। और रिडक्शन डिवीजन होने पर इसमें पहले 2 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। और 4 न्यूक्लियस बनने के बाद इसमें फिर माइटोसिस डिवीजन होगा और 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। इन 8 न्यूक्लियस में से 4 एक एंड पर होंगे और 4 दूसरे एंड पर होंगे। और इन 4 न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस बीच की तरफ आएगा और नीचे वाले 4 न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट में चला जाएगा, जिसकी वजह से सेंट्रल पार्ट में 2 न्यूक्लियस, एक एंड पर 3 न्यूक्लियस और अपोजिट एंड पर भी 3 न्यूक्लियस जाएंगे। और इन न्यूक्लियस के चारों ओर फिर क्या होगा, साइटोप्लाज्म में एक्युमुलेटेड होगा। और साइटोप्लाज्म के एक्युमुलेशन की वजह से इनमें डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेल्स का। और यहाँ पर टोटल 7 सेल बनेंगे, जबकि न्यूक्लियस कितने हैं, 8। तो जो एम्ब्रियो सेल होता है, ये एम्ब्रियो सेल 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। 8 न्यूक्लियस होंगे और 7 सेल होंगे। इन सेल के स्पेशल टर्म्स होते हैं जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं। ये माइक्रोपाइलर एंड होगा, माइक्रोपाइलर एंड, और ये चलाजल एंड होगा, ये चलाजल एंड होगा। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल्स होती हैं, इनमें ऊपर वाली 2 सेल्स होंगी, इनको हम बोलेंगे सिनर्जिक्स। इन सेल्स को हम बोलेंगे सिनर्जिक्स, सिनर्जिक्स की सेल। और इसके नीचे जो एक सेल होगी ये होगी एग सेल। तो ऊपर वाली 2 सेल सिनर्जिक सेल और नीचे वाली एक ये वाली, इसको हम बोलेंगे एग सेल। बीच वाली जो सेल्स होती है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, इन न्यूक्लियस को भी हम स्पेशल टर्म देते हैं क्योंकि ये दोनों पोल से आ रही हैं, इसलिए इनको हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। तो बीच वाली सेल जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, इसको हम बोलेंगे सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। और चलाजल एंड की तरफ जो 3 सेल हैं, इनको हम नाम देते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स। तो हर एक सेल को स्पेशल टर्म दिया गया है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ऊपर की 2 सेल सिनर्जिक्स कहलाती हैं, नीचे की एक सेल एग सेल कहलाती है। बीच वाली सेल जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, इसको हम बोलेंगे सेंट्रल सेल। और चलाजल एंड की तरफ जो 3 सेल होती हैं, इन तीनों सेल्स को हम कॉमन टर्म देते हैं एंटीपोडल सेल्स। और ये 7 सेल या 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, 7 सेल या 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। और माइक्रोपाइलर एंड पर सिनर्जिक्स के ऊपर एक स्पेशल थिकनिंग प्रेजेंट होती है। ये थिकनिंग पॉलिनेशन में हेल्प करती है। पॉलिनेशन मतलब जब
पॉलन ट्यूब इसके अंदर आएगा तो पॉलन ट्यूब को गाइड करने का ये काम करती है और इसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। ये सिनार्चिड्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। स्पेशल थिकनिंग होती है एम्ब्रियो सेल की टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर इन। दिस इज द पिस्चर मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल का स्ट्रक्चर और एम्ब्रियो सेल का स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंप्लीट। अभी तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखे थे। इनमें देखा था कि गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पर एग कैसे बना, वहाँ पर मेल गैमीट कैसे बना था। तो मतलब गैमेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस थी। सेकेंड स्टेप होता है गैमीट का ट्रांसफर। तो प्लांट्स में जो गैमीट्स का ट्रांसफर होता है, ये गैमीट्स का ट्रांसफर होता है थ्रू पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो पॉलिनेशन की सिंपल डेफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। मतलब एक फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक पॉलिन ग्रेन का जो ट्रांसफर है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, इसको हम देखते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन होगा बिटवीन द सेम फ्लावर। उसी फ्लावर के एंथर से पॉलिन ग्रेन निकलेगा और उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाएगा, तो ये कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। और इस सेल्फ पॉलिनेशन को हम ऑटोगैमी भी बोलते हैं। ऑटोगैमी, इसमें फ्लावर चेंज नहीं होगा, याद रखना, फ्लावर चेंज नहीं होगा, फ्लावर वही होगा। अगर फ्लावर चेंज हो गया तो वो सेल्फ पॉलिनेशन ना होती क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन तो हम ऑटोगैमी भी बोलते हैं। और ये ऑटोगैमी फेवर करती है बाय टू कंडीशन, चेस्मोगैमी और क्लिस्टोगैमी। चेस्मोगैमी और क्लिस्टोगैमी, चेस्मोगैमी और क्लिस्टोगैमी ये फेवर करती हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। कैसे फेवर करेंगी, चेस्मोगैमस फ्लावर्स को ये ओपन कर जाते हैं, ओपन कर जाते हैं, लेकिन इनमें जो सेपल और पेटल्स का अरेंजमेंट होता है ये इस तरह का होता है कि इनमें बाहर से पॉलिन ग्रेन्स जनरली रुक जाते हैं। जो बाहर से या दूसरे फ्लावर से पॉलिन ग्रेन्स आएंगे वो रुक जाएंगे और सपोर्ट करेगा ये कि उसी फ्लावर के एंथर से पॉलिन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक चले जाए। मतलब ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, सेपल पेटल काफ़ी बड़े बड़े हैं, ठीक, लेकिन ये खुलते हैं, ओपन करते हैं फ्लावर। जबकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं ये कभी ओपन नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, हमेशा बंद रहते हैं। जैसे मूंगफली ग्राउंडनट का जो फ्लावर होता है वो जमीन के अंदर होता है, वो ओपन ही नहीं करता, हमेशा बंद रहता है। जब बंद रहेगा तो एंथर जो पॉलिन ग्रेन बनाएंगे वही उस फ्लावर की स्टिग्मा तक चले जाएंगे। इनमें तो कोई चांस ही नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन हो, जबकि इनमें तो थोड़े बहुत चांस होते भी हैं। तो ये दो कंडीशन है, चेस्मोगैमी और क्लिस्टोगैमी, जो फेवर करते हैं ऑटोगैमी। दूसरे टाइप का पॉलिनेशन होता है, ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में फ्लावर चेंज हो जाएगा, भले ही प्लांट सेम रहे लेकिन फ्लावर चेंज हो जाएगा। दिस कंडीशन में जो पॉलिनेशन होगा उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में फ्लावर चेंज हो जाएगा। इसमें भी दो कंडीशन आती हैं, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी। जिटेनोगैमी जो होगा इसमें प्लांट तो सेम रहेगा, प्लांट इसमें सेम रहेगा लेकिन फ्लावर चेंज हो जाएगा। एक ही प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर हैं और एक फ्लावर से पॉलिन ग्रेन गया
दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक। दिस कंडीशन इज कॉल्ड जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी बोलते हैं इस कंडीशन को, जब फ्लावर चेंज हो जाता है लेकिन प्लांट चेंज नहीं होता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं जिटेनोगैमी। तो ये पहला टाइप हो गया जिटेनोगैमी। दूसरा टाइप होता है जीनोगैमी। जीनोगैमी इसमें क्या होगा, फ्लावर के साथ साथ प्लांट भी चेंज हो जाएगा। फ्लावर तो चेंज हुआ ही हुआ है, प्लांट भी चेंज हो गया। मतलब किसी दूसरे प्लांट से पॉलिन ग्रेन आएगा और कहाँ तक आएगा, किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक। दिस कंडीशन इज कॉल्ड जीनोगैमी। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में पॉलिनेशन विंड से हो सकता है, और ऐसी पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एनीमोफिलस पॉलिनेशन। अगर वाटर से हो रहा है पॉलिनेशन, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलस पॉलिनेशन। अगर बर्ड से हो रहा है पॉलिनेशन, इसको हम बोलेंगे ऑर्निथोफिलस पॉलिनेशन। अगर बैट से हो रहा है, इसको हम बोलेंगे काइरोफिलस पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट से हो रहा है, इसको हम बोलेंगे इंटरमोफिलस पॉलिनेशन। प्रोसेस होगी इंटरमोफिल। ये डिफरेंट एजेंट्स हैं। एयर से भी पॉलिनेशन हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है, इंसेक्ट से भी हो सकता है, बर्ड से भी हो सकता है, बर्ड से भी हो सकता है। डिफरेंट मेथड होते हैं या डिफरेंट काइंड होते हैं पॉलिनेशन के, या डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। जनरली जो वाटर से एयर से पॉलिनेशन होगा, इसमें पॉलिन ग्रेन जो होंगे वो लाइट वेटेड होंगे, क्योंकि इनको हवा में उड़ना होगा और बहुत ज़्यादा नंबर में बनेंगे, लार्ज अमाउंट में बनेंगे। तो लार्ज अमाउंट में बनेंगे, कलरलेस होंगे, इनमें कोई स्पेशल कलर का कोई मतलब नहीं है, हवा से उड़ के जाना है इनको। तो कलरलेस होंगे, पेट में लाइट होंगे और बहुत ज़्यादा नंबर में बनेंगे, क्योंकि इधर उधर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा पॉलिन ग्रेन्स का। तो एयर पॉलिनेशन वाले पॉलिन ग्रेन्स लाइट वेट के होंगे, कलरलेस होंगे और बहुत ज़्यादा नंबर में बनेंगे। कभी कभार ये फैदरी भी हो जाती है, फैदर जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और इनमें जो स्टिग्मा होगी वो बहुत ज़्यादा चिपचिपी होगी, स्टिकी होगी, ताकि जो एयर से पॉलिन ग्रेन्स आ रहे हैं वो उड़ के कहीं और न चले जाएँ, एक बार स्टिग्मा के पास आए तो वो चिपक जाए। जबकि जो इंसेक्ट से पॉलिनेशन होना है, वो पॉलिन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा रफ होंगे, और रफ होने की वजह से क्या होंगे, इंसेक्ट के पैर में और विंग्स में वो चिपक जाएंगे, तो उनको रफ होंगे। और जो वाटर से पॉलिनेशन होता है, वाटर से पॉलिनेशन वाले पॉलिन ग्रेन में तैरने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होंगे, ताकि वाटर की सरफेस में तैरें। और इनमें जो पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिन ग्रेन्स बन रहे हैं, एयर से पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें एयर पॉलिन ग्रेन्स के लिए एलर्जी होती है। पॉलिन ग्रेन्स एयर के साथ अगर उनकी बॉडी के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उन्हें उनसे एलर्जी हो जाती है, और इस एलर्जी की कंडीशन में क्या होगा, उनको अस्थमा हो सकता है, अस्थमा का अटैक आ सकता है, या फिर ब्रोंकाइटिस हो सकती है। ब्रोंकाइटिस में ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से रेगुलर कफिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो एस्थमा या ब्रोंकाइटिस इनमें पॉसिबल है ड्यू टू पॉलन एलर्जी। और पॉलन एलर्जी जनरली कौन से पॉलन ग्रेन से होगी, जो एनीमोफिलस हवा के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसी हवा को हमने सांस लिया और वो अंदर चले गए और हमें एलर्जी पहुँच गई। आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट।